हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल हब स्टडी पे। हम आज बात कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस 12th क्लास के जो चैप्टर है सीबीएसई पैटर्न में हम बात करेंगे, जिसमें हम पहला चैप्टर हमारा शीत युद्ध का दौर है, जिसके अंदर हम बेसिकली हम आपको पूरे चैप्टर के कवर करेंगे कि इसके अंदर बेसिक टॉपिक पर हम कवर करेंगे। हम आपको पहले पार्ट का परिचय देना चाहते हैं, जिसके अंदर हम बताना चाहते हैं कि इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। आपको जैसे बता दूं, इसके अंदर हम फर्स्ट चीज जो क्यूबा मिसाइल संकट है वो कवर करेंगे, और दूसरा हमारा शीत युद्ध क्या है ये कवर करेंगे। तीसरा हमारा शीत युद्ध का दौर क्या है ये कवर करेंगे। चौथा शीत युद्ध का दायरा क्या है ये कवर करेंगे। पांचवा दो ध्रुवीयता का शुरुआत या विश्व में आरंभ कैसे हुआ इसके बात करेंगे। पांचवा शीत युद्ध के दायरे क्या है इसके पर डिस्कशन करेंगे। और छठा दो ध्रुवीयता की चुनौती कूटनीति की बात करेंगे। और आखिरी में जो दो टॉपिक बच जाते हैं, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की बात करेंगे, और भारत और शीत युद्ध या शीत युद्ध में भारत कह लो, तो उन पर हम डिस्कशन करने की बात करेंगे। जैसे कि हमारी पूरा पार्ट का प्रोग्रामिंग है, जो कि हमारा पूरा डिस्कशन है, जिसमें हम ये सारी बातें करेंगे। उस हथियार को हटाएगा, इस पर बात की गई। इसी घटना को तथाकथित में क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है। परमाणु हथियार का प्रयोग जापान पे किया था। दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी, दो शहर पे परमाणु हथियार का बम प्रयोग किया। 6 अगस्त 9 अगस्त बम का नाम लिटिल बम और फैट बम के नाम से जाना जाता है। ये 10 से 15 टन या 15 से 20 टन के अनुमानित माना गया था, और हिरोशिमा नागासाकी पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया। जबकि इस युद्ध का कोई तुक ही नहीं बनता था, और अमेरिका ने अपना दबदबा दिखाने के लिए, विश्व में अपना वर्चस्व दिखाने के लिए इस युद्ध का प्रयोग किया था। ठीक है फ्रेंड, हमने समझ लिया कि शीत युद्ध क्या। नेक्स्ट टॉपिक हमारा दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ है, जिसमें हम बात करेंगे पश्चिमी गठबंधन की। पश्चिमी गठबंधन यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसने एक सैनिक संगठन बनाया जिसका नाम रखा नाटो। अप्रैल 1949 में नाटो ने 12 देशों ने मिलकर के एक गठबंधन वाला गुट बनाया, जिसका नाम रखा नाटो। नाटो का नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटो ऑर्गेनाइजेशन नाम रखा गया, और जिसके अंदर ब्रिटेन, फ्रांस और पश्चिमी जर्मनी सम्मिलित थे। इसी की अगुवाई करते हुए 1955 में इसका दूसरा विपक्षी दल बना, जिसने सोवियत संघ ने बनाया, जिसका नाम रखा हुआ वार्सा पैक्ट, जिसके अंदर पूर्वी जर्मनी, पोलैंड, सोवियत संघ ये सम्मिलित हुए। और आप सबको बता दूं, इन दोनों का एक ही मकसद था कि अगर हम पर अटैक होगा तो हम सभी का अटैक माना जाएगा। अगर हम एक दूसरे की आर्थिक सहायता करेंगे, सहयोग करेंगे, किसी भी तरीके से हम आपस में न लड़ेंगे, इन सब का मेन मोटो ये था। इस संगठन को, सैनिक संगठन को बनाने का ये कारण था इनका। ठीक है फ्रेंड, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर हम बात करेंगे सीटो और सेंटो पर। जून 1977 को औपचारिक रूप से सीटो का भंग कर दिया गया और सीटो समाप्त हो गया। ठीक है फ्रेंड, सेंटो टॉपिक है हमारा। सेंटो के बारे में हमें बताना है, सेंटो क्या है। तो सीटो हम बात कर चुके हैं। सेंटो 1954 में 24 फरवरी 1954 को बनाया गया था। सेंटो की स्थापना ईरान, इराक, पाकिस्तान, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम इन सभी ने मिलकर किया था। सेंटो का सिद्धांत क्या था कि सभी देश सदस्य आपस में रहेंगे, गैर हस्तक्षेप नहीं करने देंगे, किसी को सुरक्षा को बनाए रखेंगे, अरब के देशों में सोवियत संघ का प्रवेश नहीं होने देंगे। और सेंटो का उद्देश्य क्या था, तो ये जो सीमा पार से संघ के मुख्य मध्य पूर्वी देश हैं उनमें पूंजीवादी का दबदबा बनाए रखेंगे, मध्य पूर्वी में शांति बनाए रखेंगे, व्यापार और वाणिज्य को विकास करेंगे। सेंटो का प्रभाव क्या हुआ, तो सेंटो का प्रभाव अमेरिका द्वारा शस्त्रों का यूज किया गया और इन इलाकों पे दबदबा बनाया गया। गुटनिरपेक्ष का आक्रमण का उदय, इसी कारण से गुटनिरपेक्ष का आक्रमण का उदय हुआ। और ये खत्म क्यों हो गया, सेंटो खत्म क्यों हुआ, तो 1979 में सेंटो का अपने जो उनका लक्ष्य था वो पूरी नहीं कर पाया, जिस कारण से सेंटो को भी सफल न होने के कारण वो समाप्त कर दिया गया। कब, 1979 में। ठीक है जी, सेंटो भी फिनिश। हम बात करेंगे
कि छोटे देशों को महाशक्ति के साथ क्यों जोड़ना पड़ता था, या महाशक्ति के साथ में छोटे देश को क्यों जोड़ा जाता था, या इन देशों से क्या लाभ मिलता था, इन सब की बात करेंगे। तो ये जो दो महाशक्ति थी, संयुक्त राज्य अमेरिका या सोवियत संघ, ये छोटे देशों को क्यों सम्मिलित करती थी, इनका मुख्य क्या काम था। तो पहला कि इनका पहला कि जब ये सम्मिलित हो जाते, छोटे देश सम्मिलित हो जाते थे, इनका क्षेत्रफल बढ़ जाता था। दूसरा, इनका प्राकृतिक संसाधन पर ये हस्तक्षेप करते थे। तीसरा, इनको युद्ध टाइम पे सहायता मिलता था। सैनिक अड्डा के रूप में जगह मिल जाता, सैन्य स्थान मिल जाता था, जिनसे ये एक दूसरे से ये कोऑर्डिनेट कर पाते थे। इन कारण से छोटे देश क्यों इनसे सम्मिलित होना चाहते थे, क्योंकि मेन मकसद ये था कि अगर सोवियत संघ में नहीं जाएंगे तो संयुक्त राज्य अमेरिका हमला कर देगा, और संयुक्त राष्ट्र संघ में नहीं जाएंगे तो सोवियत संघ हमला कर देगा। जिस कारण से ये गुट आपस से लड़ाई से बचने के लिए एक दूसरे गुट का सहारा लेना पड़ता है। शीत युद्ध का दायरा, आप सबको बता दूं शीत युद्ध का दायरा क्या है। तो शीत युद्ध का दायरे का मतलब होता है कि वो जगह या वो स्थान या वो जगह जहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ द्वारा दोनों के बीच में मध्यस्थता या टकराव की स्थिति पैदा हो गई थी, उस जगह को हम शीत युद्ध के दायरे के रूप में जाना जाता है। शीत युद्ध का सबसे बड़ा दायरा कह सकते हैं कि क्यूबा मिसाइल संकट है। ये हम लाइन वाइज पढ़ेंगे कौन कौन सा, जैसे 1948 में बर्लिन का नाकाबंदी हो गया, 1950 में कोरिया संकट हो गया, 1954 से 1975 तक वियतनाम संकट हो गया जो अमेरिका द्वारा हस्तक्षेप किया गया था, और 1956 में हंगरी या सोवियत संघ का हस्तक्षेप हो गया, 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट हो गया, बर्लिन संकट हो गया 1998 में से लेकर 1962 तक, कांगो संकट हो गया 1960 के दशक में। तो ये सारा चीज़ें हम शीत युद्ध के दायरे के रूप में जाना जाता है। और 1960 के दशक में ही 1960 के दशक में ही हम एक नया संगठन के रूप में एक टॉपिक चल रहा था, गुटनिरपेक्ष दो ध्रुवीय विश्व की चुनौती किस प्रकार था, जिसमें हमने बताया था यूगोस्लाविया, भारत, मिस्र, इन तीनों ने मिलकर 1956 में एक गुट बनाया और दोनों ने मिलकर के एक बैठक करी और तीनों ने मिलकर एक बैठक करी, और इस बैठक में ये प्रण लिया गया कि हम एक NMA यानी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट यानी गुट निरपेक्ष का निर्माण करेंगे, जिसमें इसका समर्थक इंडोनेशिया, घाना और ये देश बहुत जोरदार समर्थक रहे। बाद में 5 देशों में मिलकर गए, मिस्र, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, घाना और भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर, यूगोस्लाविया के जॉर्ज ब्रोस टिटो और इंडोनेशिया के डॉक्टर सुब्रानो और घाना के वामे नक्रुमो, इन सभी ने मिलकर के इसकी स्थापना की 1961 बेलग्रेड में। मुख्यालय इनका जकार्ता था, इंडोनेशिया। अध्यक्ष इसका अलाई अलियावा है, अलाई अलियावा। गुटेनबर्ग का सर्वप्रथम नाम लिस्का ने दिया था। सबसे पहला इसका शब्द का प्रयोग किसने किया था? लिस्का ने किया था। तो आपको मैंने बता ही दिया था कि क्या क्या था। 3 प्रमुख नीति थी कि हम किसी गुट में शामिल नहीं होंगे, आपस में सहयोग करेंगे और तटस्थता की नीति को अपनाए रखेंगे, और नव जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो देश उभर रहे हैं उनको गुटनिरपेक्ष के अंदर शामिल करेंगे। ये इसकी प्रमुख नीति थी गुटनिरपेक्ष की। हमने बात की थी 1956 में इंडोनेशिया, यूगोस्लाविया, भारत और मिस्र ने मिलकर के एफ्रो एशिया सम्मेलन के दौरान उन्होंने बैठक करी और उन्होंने फैसला किया कि हम एक गुटनिरपेक्ष का निर्माण करेंगे जिसका नाम रखेंगे NAM यानी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जिसके सहयोगी थे भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के पूर्व अब्दुल गमाल नासिर और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जॉर्ज ब्रोस टिटो, इंडोनेशिया के डॉक्टर सुब्रानो, घाना के वामे नक्रुमो। इसकी स्थापना आपको 1961 में बेलग्रेड में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता, इंडोनेशिया में है। इसका अध्यक्ष कौन है? तो इलाहे अलिया। गुटनिरपेक्ष शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये याद जरूर रखना, सर्वप्रथम प्रयोग लिस्का नाम का एक व्यक्ति था जिसने गुटनिरपेक्ष का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। इसी गुटनिरपेक्ष का 3 प्रमुख काम था कि हम नए देशों को अपने गुट में शामिल करेंगे, आपस में सहयोग करेंगे और हम किसी गुट में सम्मिलित नहीं होंगे। ये इनके 3 प्रमुख नीति थी।
और गुटनिरपेक्ष कई बार चर्चित में रहता है कि गुटनिरपेक्ष प्रासंगिक क्यों है, अप्रासंगिक क्यों नहीं है। तो प्रासंगिक का मतलब प्रश्न पूछे जाने लायक, अप्रासंगिक का मतलब प्रश्न न पूछे जाने लायक क्यों नहीं। तो प्रश्न पूछे जाने लायक क्यों है, तो विश्व स्तर पर तो अब कोई काम ही नहीं है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे मध्यस्थता के मामले होते हैं जिनमें गुटनिरपेक्ष का अहम भूमिका निभाता है और अपने स्तर पर ये काम करती है। और अब प्रश्न पूछने जाने लायक क्यों नहीं है, तो 1971 का युद्ध तो आपको याद ही होगा, जिसमें भारत ने इस गुट का जो बनाया गया था, जिस नियम था उसका उल्लंघन करके खुद ही दूसरे गुट में शामिल हो गया था। जैसे सोवियत संघ से 20 वर्ष का संधि कर लिया था, टाइम बाउंड संधि कहा जाता है, जिस 20 वर्ष के संधि में जुड़ गया था। इस चक्कर में भारत के खिलाफ में कई लोगों का कहना है कि भारत गुटनिरपेक्ष के अप्रासंगिक है, यानी वो पूछे जाने लायक नहीं है। ये सब बातें की जाती है। ठीक है, ये गुटनिरपेक्ष खत्म हुआ हमारा।